हेलो फ्रेंड्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स टू पीजी पॉइंट। सो आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य की। तो शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के हम आपको आज ही, जी हाँ, आज ही 700 क्वेश्चंस पूरे करवाएंगे। पहला ये वीडियो आपको मिलेगा पार्ट ए का, यानी पार्ट 1 का, जिसके अंतर्गत हम आपको 250 क्वेश्चंस करा रहे होंगे। फिर आपको इसके बाद एक वीडियो मिल रहा होगा पार्ट 2 का, जिसके अंतर्गत हम आपको 250 क्वेश्चंस फिर करवाएंगे। पार्ट 3 का आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंतर्गत हम आपको 200 क्वेश्चंस करवाएंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे कौन से अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब चीज़ें हम आपको करवाएंगे। तो लास्ट वाला सेशन तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो देखना ना भूलिएगा, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखिए। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए। होप्सो कि दार्शनिक का पेपर आपका अल्टीमेट हो गया है, बच्चे ने मेरे को बता दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है आपका। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का कौन सा भाग नहीं है? तो सामाजिक व्याधिकी, ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु का भाग नहीं है। तो फिर कौन कौन है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र और सामाजिक शरीर शास्त्र, ये सब दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। समाजशास्त्र को मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन क्यूबर का है। क्या किसका है? किसका है? क्यूबर का है। जैसे अब कैसे याद रखोगे, जैसे उबेर है, उबेर में क्या करते हैं लोग, रिलेटिव्स जब आ जाते हैं तो सब, अब भाई जगह गाड़ी कम पड़ जाती है तो लोग क्या बुक करते हैं? उबर बुक करते हैं। उबर बुक करते हैं। तो उबर किस लिए बुक करते हैं? मानव संबंधी के यहाँ जाने के लिए, मतलब रिलेशनशिप में जाने के लिए। जब इनके यहाँ गाड़ी नहीं होती है, रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए वो क्या बुक करते हैं? उबर बुक करते हैं। तो कैसे याद रखोगे? क्यूबर, यानी समाजशास्त्र को मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा कहा जाता है, ठीक। समाजशास्त्र के विकास में किसका योगदान नहीं है? तो मॉन्टेन का है, रेडजल का है, सोरेकिन का है, हेंडरसन का नहीं है। किसका नहीं है? हेंडरसन, आखिरी में लगाए ना, तो इनका नहीं है। सिम्पसन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया? तो असामाजिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया है। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, ये कथन किसका है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है कि शिक्षा को मनुष्य का निर्माण करना चाहिए। ड्यूवी ने बल दिया वैयक्तिक अनुशासन पर, सामाजिक अनुशासन पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुशासन पर। शैक्षिक समाजशास्त्र का वो पक्ष है जो आधारभूत शैक्षिक समस्याओं को हल करता है, ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन है रोसेक का। किसका है? रोसेक का है। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच के संबंध का वर्णन करता है, ये कथन आपका किसका है? हेंसन का। हेंसन किसके किसके बीच का संबंध वर्णन करता है? शिक्षा और समाज के बीच का वर्णन, मतलब संबंध का वर्णन करता है। कैसे याद रखोगे? तो एक, अगर कोई आदमी एजुकेटेड है यानी शिक्षित है और सामाजिक भी है ना, तो देखो सामाजिक भी है और यदि शिक्षित भी है तो वो क्या होगा? हैंडसम होगा, दूर से ही वो हैंडसम लगेगा, समझ गए। नेक्स्ट, शैक्षिक समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया है, किसने दिया है? मूर ने भी दिया है, मैकाइवर ने भी दिया है। शिक्षा में समाजशास्त्री प्रवृत्ति के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ड्यूवी को जाता है। शिक्षा में समाजशास्त्र प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में समाजशास्त्र प्रवृत्ति का अर्थ है कि बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करना है। किसका विकास करना? बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करना। अब देखो, बालकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में मनोवैज्ञानिक, तो ये आपका नहीं होगा, है ना। ऑप्शन ए ही एकदम सही होगा। ये नहीं कि तीनों देखा तो बस लगा के चले आए, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका? समाज शास्त्रीय प्रवृत्ति में के विकास का कारण कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, क्वेश्चन पे नहीं पे विशेष ध्यान देना है आपको। तो कौन सा नहीं है आपका? जटिलतापूर्ण मानव जीवन, ये समाजशास्त्र प्रवृत्ति के विकास का कारण नहीं है। समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति की कौन सी विशेषता नहीं है आपकी? तो मूल प्रवृत्तियों का शोधन, ये विशेषता नहीं है। समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है आपके? तो अगस्त काम्टे जो है वो समाजशास्त्र के जन्मदाता है। शिक्षा समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, किसको माना जाता है? जॉर्ज पेनी को माना जाता है। जॉर्ज पेनी को शिक्षा समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, ठीक। और शिक्षा समाजशास्त्र के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो अगस्त काम्टे को। बहुत ध्यान से समझना, अगर जन्मदाता की बात करें तो अगस्त काम्टे, अगर पिता की बात करें तो जॉर्ज पेनी, ठीक। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकाइवर तथा पेज हैं आपके। जॉन डीवी निम्नलिखित में से किस अनुशासन पर बल दिया इन्होंने? तो सामाजिक अनुशासन पर बल दिया। शिक्षा समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है, ये कथन किसका है? तो कथन ब्राउन का। द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो जॉर्ज पेनी है। स्कूल और समाज तथा प्रजातंत्र और शिक्षक नामक पुस्तक के लेखक
कौन है? जॉन ड्यूई। विद्यालय व्यवस्था कैसी है? औपचारिक अनौपचारिक दोनों। तो औपचारिक है। सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या ठीक है? बताओ। सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था के भी कुछ तत्व होते हैं। कोई भी व्यवहारिक समाज अव्यवस्था के तत्वों से पूर्णतः विमुक्त नहीं होती। उपव्यवस्था तथा तत्व व्यवस्थात्मक तत्वों के अधीन होते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या ठीक है? ये सभी कथन आपके ठीक हैं। विद्यालय में अंतःक्रिया संबंध मुख्यतः किनके मध्य होता है? तो प्रधानाचार्य अध्यापकों के मध्य भी होता है, प्रधानाचार्य संरक्षकों के मध्य भी होता है, प्रधानाचार्य तथा छात्रों को भी मध्य होता है, यानी ये सभी एकदम सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, संरचना की दृष्टि से परिवार किस प्रकार के संबंध होते हैं? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों। बालक का सीखने का प्रथम स्थान क्या है? तो परिवार है। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका बोगार्डस का। समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? तो समुदाय की मुख्य विशेषता है आपकी स्वतः विकास यानी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, स्थायीपन यानी परमानेंसी, विशिष्ट नाम यानी कि स्पेसिफिक नाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के पुस्तक के लेखक कौन है आपके? फ्रेयर चाइल्ड। द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपके? प्रोफेसर टी.एल. स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो समुदाय अमूर्त होते हैं, ये गलत है। समुदाय स्थायी होते हैं, ये सही है। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना होना आवश्यक है। समुदाय व्यक्ति समुदाय का अनिवार्य सदस्य होता है, ये भी आपका सही है। मॉडर्न शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो मोडो से हुई है। किससे हुई है? मोडो से हुई है। राज्य के आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये कथन किसका है आपका? ग्रीन का। ग्रीन ने क्या कहा था कि राज्य का आधार जो है वो शक्ति नहीं है, इच्छा है। कैसे अब याद रखोगे? कहीं भी ग्रीन गार्डन आप देखते हो तो आपकी इच्छा होने लगती है ना, है ना? आपकी इच्छा होने लगती है ना आइसक्रीम खाने की, मैगी खाने की। कहीं भी आप ग्रीन गार्डन में घूमने जाते हो तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कि आपको वहाँ ग्रीन गार्डन में देख करके गुस्सा आ जाएगी, है ना, शक्ति का आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ग्रीन गार्डन देख के आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो जाती है, ठीक है। तो राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ठीक। ये किसने कहा था? ग्रीन ने कहा था। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख समर्थक विद्वान कौन है आपके? तो हॉब्स, रूसो, लॉक सभी हैं। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन विलोबी का है। नेक्स्ट, धर्म और शिक्षा दोनों वास्तविक मित्र हैं, दोनों का संबंध प्रकृति तथा भौतिक जगत के विरुद्ध आध्यात्मिक से है, ये कथन किसका है आपका? तो ईडी बर्टन का है। नेक्स्ट, संविधान की किस धारा में यह कहा गया है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय में धार्मिक शिक्षण नहीं दी जाएगी? 27, 29, 28 या फिर 30? तो धारा 28 कल भी हमने आपको बताया था। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत और संस्कार दोनों से हुई है। द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो प्रोफेसर वाइट हैं। जनतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है, ये बात किसने कही थी? तो अब्राहम लिंकन ने कही थी। जनतंत्र में शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य होते हैं? तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो ग्लिन और ग्लिन है। नेक्स्ट, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो कुले हैं। मिड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो मिड है। फ्राइड ने स्व का विभाजन किया है, फ्राइड ने स्व का विभाजन किया है, तो स्व का विभाजन आईडी इड में किया है, ईगो में किया है यानी अहम में किया है, सुपर ईगो यानी परम अहम में किया है। इड, अहम और परम अहम में फ्राइड ने स्व का विभाजन किया। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो दुर्खेम है। सामाजिक परिवर्तन वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है, अपितु इसका एक अंग है, ये कथन किसका है? तो डेविस का है। सोशल मोबाइलिटी पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो सोरोकिन है। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो के डेविस तथा बिल्बर्ट मूर, ये किसके लेखक हैं आपके? सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वर्ग का आधार जन्म है, जाति का नहीं। वर्ग का आधार जन्म है, जाति का नहीं, ये कथन क्या है? गलत है। उसके बाद में सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है, ये कथन किसका है? तो बोगार्डस का है। नेक्स्ट, मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस, मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस के लेखक कौन है? एडम्स। कैसे याद रखोगे? एडम्स की स्पेलिंग ए से ना याद रखे आप, ई से याद रखो, इडम, ई, तो एजुकेशन से रिलेटेड हो जाएंगे आपके एडम्स। शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या आशय है? तो क्या आशय है आपका?
पहला, सभी बालकों की शिक्षा प्राप्ति में समान अवसर को प्राप्त करना, ये भी आशय है शैक्षिक अवसरों की समानता से। जनता के सभी वर्गों को अवसर की आधिकारिक समता प्राप्त होना, ये भी है। एक समता मूलक समाज की रचना का उद्देश्य, ये भी है। यानी उपरोक्त सभी एकदम सही हो जाएंगे। शिक्षा में सेक्टर प्लान प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है कि शिक्षा में सेक्टर प्लान प्रदर्शित करता है शिक्षा के किसी स्तर विशेष के लिए किए जाने वाले नियोजन को। शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास दोनों क्या हैं, दोनों हैं एक दूसरे के सीधा समानुपाती। शैक्षिक प्रक्रिया का विचार निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है, तो राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, इन सभी में किया जाता है। यदि आप विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में उन्नति चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस संस्तुति को करना पसंद करेंगे, तो जिन छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना हो उन्हें कठिन बौद्धिक प्रवेश परीक्षा से गुजारा जाना चाहिए और उच्च शिक्षा को औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास से अनिवार्य रूप से जोड़ देना चाहिए। राजनीतियों को अत्यधिक प्रभावी बनाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए व बी दोनों। देखो, जब भी आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, निगेटिव स्टेटमेंट की तरफ आप नहीं जाएंगे, मतलब जहाँ से आपको लगे कि निगेटिवनेस आ रही है उसकी तरफ आप नहीं जाएंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है। भारत के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिक्षा क्रांति विलंब से हुई है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है सरकार द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय के उपयोग किए जाने वाला व्यय माना जाता है। ठीक। कल्चरल लैग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? WF आगबर्न ने किया था। भारतीय समाज का प्राचीनतम रूप क्या है? तो सामूहिक जीवन, धार्मिक समूह, जाति प्रथा, ये सब भी है। अस्पृश्यता के अंतर्गत का संबंध किससे? तो धारा 17 से। कैसे याद रखोगे? देखो, सा से 17, देखो धारा 17 और अस्पृश्यता ये भी किससे होता है? 17 ही से तो बना स्पृश्यता, 17 मतलब 17 और स्पृश्यता लगभग मिलता जुलता है ना, सा से वो भी, सा से वो भी, तो ऐसे याद रखिएगा। शिक्षा का समाज पर प्रभाव क्या है? तो सामाजिक नियंत्रण, बालक का सामाजिकरण, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी है। शिक्षा और शिक्षा एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का संबंध है। ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन है आपका बॉयड एच बोर्ड का। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है। ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन है ओटावे का। क्या कि शिक्षा जो है वो सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने कहा था। भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप है। ये किसका कथन है? तो भारतीयवादी, जनतंत्रवादी, साम्यवादी, इन सभी का, कि भारतीय समाज जो है वो आधुनिक स्वरूप है। शिक्षा समाजशास्त्र के मुख्य उद्देश्य क्या हैं आपके? तो पहला, शिक्षा को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना, शिक्षा के पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक आवश्यकता के लिए करना, प्रजातांत्रिक विचारधारा को समझना, ये सभी एकदम सही हो जाएंगे। शिक्षा समाजशास्त्र के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? तो शिक्षा समाजशास्त्र के प्रवर्तक आपके जॉर्ज पेनी कहे जाते हैं। ठीक है। शिक्षा और समाज में अंतःक्रिया के तत्व होते हैं। कौन होते हैं? ये सभी, यानी सामाजिक संबंध, सामाजिक मानक एवं संस्कृति और भूमिका सब। अगस्त कामते ने एक नवीन शास्त्र समाजशास्त्र को जन्म दिया। कब जन्म दिया? 1838, 1838 में जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, शिक्षा समाजशास्त्र है। शिक्षा समाजशास्त्र क्या है आपका? शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वित रूप, समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग, समाजशास्त्र की नवीन शाखा। तो ये सभी एकदम सही हो जाएंगे। शिक्षा समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन ब्राउन का है। के डेविस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? सामाजिक संरचना भी सम्मिलित है, सामाजिक अंतःक्रिया भी सम्मिलित है और सामाजिक कार्य भी सम्मिलित है। ये सभी सामाजिक उसके बाद में देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों की इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये कथन किसका है? तो मैकाइवर और पेज का है। सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाले मूल तत्व कौन से हैं आपके? तो सामाजिक संबंध, सामाजिक भूमिकाएं और मान्यताएं क्या है? ये सभी हैं करेक्ट आंसर। सामाजिक संरचना की विशेषता है एकता, क्रमबद्धता, परिवर्तनशीलता, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। सामाजिक संरचना के ऐतिहासिक विवरण को क्या कहते हैं? तो सामाजिक विकास क्रम कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था का तत्व है। क्या है तत्व? तो विश्वास एवं अवस्था, मान्यताएं, उद्देश्य तथा आवश्यकताएं, ये सभी हैं। भारतीय समाज संरचना में परिवर्तन का कारक है। क्या है होगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर? धार्मिक प्रभाव, जातीय प्रभाव का महत्व, शिक्षा का प्रभाव, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। अधिगम द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है गेट्स का। समूह उन व्यक्तियों के समुदाय को कहेंगे जो एक दिशा में विचारते एवं अनुभव करते हैं। ये कथन किसका है आपका? तो कार्ल लेविन का है। समूह के प्रकार हैं। कैसे हैं?
प्रत्यक्षात्मक, विकासात्मक, विचारात्मक या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। समूह गतिकी का अर्थ है समूहों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन का कथन क्या है? ली बॉन का। किसका है? ली बॉन का है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 83 आपका, समूह गतिकी के प्रमुख कारक क्या है आपके? प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत का तथा समूह लक्ष्य और लगाव, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी समूह नहीं होता है। स्थायी समूह क्या नहीं होता है? विकासात्मक समूह, विचारात्मक समूह, प्रत्यक्षात्मक समूह या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षात्मक समूह जो है वो स्थायी समूह नहीं होता है। प्राचीन काल के मुख्य सामाजिक वर्ग कौन है? तो प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तरीकरण विभेदीकरण एवं मूल्यांकन के संयोग का परिणाम है। स्तरीकरण क्या है? विभेदीकरण और मूल्यांकन के संयोग का परिणाम है। ये कथन किसका था? मेल्बिन का था। किसका था? मेल्बिन का था। स्तरीकरण समाज का वह विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को उच्च तथा निम्न इकाइयों में विभाजित किया जाता है। ये कथन किसका था? मूरे का था। मूरे ने क्या कहा कि स्तरीकरण समाज का वह विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च और निम्न इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता था। अब इनका मतलब है कि उच्च और निम्न इकाइयों में यदि विभाजन नहीं होगा तो लोग क्या होंगे? मर जाएंगे। क्या होंगे? मर जाएंगे। मतलब अगर उनका विभाजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ऐसे याद रखो, ठीक। सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विचारधारा क्या है? तो प्रकारवादी, संकलनवादी, संघर्षवादी, ये सभी सही हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्या निर्धारित किया जाता है? व्यक्ति की स्थिति और व्यक्ति की भूमिका, ये भी दोनों ही सही हो जाएगा। संघर्षवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है आपके? तो कार्ल मार्क्स हैं। सामाजिकरण के मुख्य अभिकरण कौन से हैं? तो सामाजिकरण के मुख्य अभिकरण आपके परिवार, क्रीड़ा समूह, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और ये सभी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी। सामाजिकरण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? कूले का सिद्धांत, मिट का सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत या फिर ये सभी, करेक्ट आंसर ये सभी। शिशु की प्रथम पाठशाला होती है आपका परिवार। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के कार्य क्या होते हैं? तो बालक के समक्ष सामाजिक व्यवहार के उच्च आदर्श प्रस्तुत करना, उन्हें समाज की संस्कृति से परिचित करवाना, उसके बाद में बालकों में अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास करना, तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व प्राप्त करना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका है ग्रीन का। बालक के सामाजिकरण का सबसे सशक्त अभिकरण क्या है? तो विद्यालय है। सामाजिकरण का सोपान क्या है? तो सामाजिकरण का सोपान है आपका प्रसारण करना, परिपाक तथा आत्मसात और सांस्कृतिकरण करना, यानी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिकरण उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है, ना कि सामाजिक नियंत्रण, संरचना और गतिशीलता का उदाहरण है। धर्म का अर्थ क्या होता है बताइए? तो धर्म का अर्थ आपका क्या होता है? धारणा करना, आचरण, सत्य का मार्ग, ये सभी होता है। धर्म का स्रोत क्या है आपका? गुरु तथा संत, ग्रंथ, अवतार, ये सभी सही हो जाएगा। धर्म के निकट का संबंध संस्कृत से, मूल्य आदर्श से, शिक्षा से या फिर इन सभी तो है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी। धर्म पहचान करता है आदर्शों की, सामाजिक मानकों की, मूल्यों की या फिर इन सभी की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी की। धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य है, धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र विकास करना, समन्वित व्यक्तित्व का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। सबसे उत्तम धर्म क्या है आपका? बताओ। मूल्यों को आत्मसात करना, आत्म अनुभूति करना, नैतिक मूल्यों को मन में बिठाना या फिर सामाजिक मानकों का अनुसरण करना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्म अनुभूति करना, ठीक है। धर्म का मुख्य तत्व क्या है? तो धर्म का मुख्य तत्व हो जाएगा आपका परंपराएं तथा मूल्य, नैतिक गुण व आध्यात्मिकता, सार्वभौमिकता तथा व्यापकता या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ये सभी। भारतीय धर्मों के अनुसार मानव की आकांक्षा क्या है? तो भारतीय धर्म के अनुसार मानव की आकांक्षा धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम, ये सभी है। भारतीय धर्म के मानक क्या है आपके? तो धर्म गुरु, धर्म ग्रंथ, ईश्वरी शक्ति, ये सभी सही हो जाएगा एकदम। अब जरा कान खोल के एक बात सुन लो मेरी, आप लोग जिनको नहीं पता है, देखो जिनको नहीं पता उनको हम क्लियरली बता दें एकदम कि अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से आप PG पॉइंट सर्च करिए, आपको एक ऐप मिल जाएगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर लो। उसके बाद में अपना नाम, मेल, पासवर्ड आप अपना कोई बना लेना वो, और रेफरल कोड में PG पॉइंट डाल करके आप उसको क्या करोगे? इंस्टॉल कर लोगे। जब इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ पर आपको कोर्स के सेक्शन में जाना है। जब आप कोर्स के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का एक कोर्स मिल जाएगा।
उसका प्राइस जो था वो अभी तक 100 रुपये था। हमने टीम ने उसने 70% पे सेल दे दी और अब ये कोर्स हो गया आपका 30 कितने रुपए का, 30 रुपये का मात्र, है ना। अब इसके अंतर्गत मैम सबसे अल्टीमेट चीज़ क्या है, तो सबसे अल्टीमेट चीज़ ये है कि इसमें आपको 501 लीनियर फैक्ट्स मिलेंगे। मतलब उसमें धाराएं होंगी, कुछ अनुच्छेद होंगे, कुछ ये चीज़ें होंगी और कुछ थोड़े से एकदम नोट्स मिलेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैर नोट्स तो बहुत कम है, लेकिन 500 जो ये 1 लीनियर पॉइंट्स हैं ये आपके लिए रामबाण होंगे। अगर आप चाहते हैं तो वो 70% ऑफ पे है, आज के ऑफर है ये आपका, तो आप उसको 30 रुपये में परचेज करके आराम से पढ़ सकते हैं। यदि परचेज करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कह रहा है कि भारतीय धर्म का स्रोत है। भारतीय धर्म का स्रोत क्या है आप, तो धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, ये सभी। भारतीय विचारकों के अनुसार मूल्य क्या हैं, तो धर्म, मोक्ष, अर्थ एवं काम, या फिर ये सभी, तो ये सभी। सर्वोच्च संस्कृति का संबंध होता है किससे होता है, तो सत्यम, शिवम और सुंदरम, तीनों से होता है। संस्कृत का निकट संबंध किससे होता है, धर्म से, सभ्यता से, मूल्यों से, या फिर इन सभी से, तो इन सभी से। शुद्ध संस्कृति का लक्षण क्या है, सार्वभौमिक, अनंत नैतिकता, या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। निष्काम कर्म योग सूत्र किसमें दिया गया था, गीता में। किसमें दिया गया था, गीता में। मतलब कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करिए, है ना। संस्कृत का तत्व क्या है, संस्कृति का तत्व विश्वास, आस्था, मूल्य, आचरण, व्यवहार, अभिव्यक्ति, या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। संस्कृति में विकास निहित होता है, धार्मिक विकास निहित होता है, आध्यात्मिक विकास निहित होता है, आर्थिक विकास निहित होता है, या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। व्यक्ति की मनोवृत्ति होती है पुत्र संतान प्राप्ति करना, ख्याति प्रसिद्ध प्राप्त करना, धन कामना तथा धन प्राप्त करना, या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। मानव मूल्य है, मानव मूल्य क्या है आपका, तो सत्य, धर्म, शांति, अहिंसा, प्रेम, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, भारतवर्ष संप्रदायों और रीति रिवाजों, धर्मों और सभ्यताओं, विश्वासों और बोलियों, जातीय प्रकारों और सामाजिक व्यवस्थाओं का एक अजायब घर है। ये कथन किस विद्वान का है, तो ये कथन है राधा कुमुद मुखर्जी का। किसका है, राधा कुमुद मुखर्जी का है ये कथन। संपूर्ण देश में किस भाषा ने भारतीय संस्कृति के वाहक का कार्य किया है, तो आपकी संस्कृत भाषा ने किया है। जातिवाद समूह के प्रति अंधी और सच्ची सर्वोच्च निष्ठा है जो न्याय, सदाचार, समानता और विश्व बंधुत्व के स्वस्थ स्तरों का उल्लंघन करती है। ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन है आपका, देखो किसका है, काका कालेलकर का। भारत में सांस्कृतिक एकता एवं विविधता के संदर्भ में शिक्षा को संस्कृति के किस मूल तत्व पर आधारित होना चाहिए, तो शिक्षा में आध्यात्मिकता पर बल दिया जाना चाहिए। मतलब ये भी आपका पॉइंट सही है। उसके बाद में ईश्वर में आस्था उत्पन्न करना शिक्षक का कार्य होना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक के द्वारा निष्काम कर्म की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, सब सही हो जाएंगे। प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं आपकी, खस, राजपूत और टोडा, कोटा और बोटा, मुरिया, गौंड, या फिर संथाल, तो ये सभी हैं। शिक्षा को हमारी धरोहर के शक्तिशाली तत्वों के संरक्षण में आवश्यक सहायता करनी चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है, पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया है। सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता राष्ट्र के जीवन की अनिवार्य शर्त है और ये कार्य शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। ये किसका कथन है, तो ये कथन है आपका हुमायूं कबीर का। सांस्कृतिक धरोहर के संदर्भ में शिक्षक का कार्य है तो संरक्षण करना, विकास करना, हस्तांतरण करना, या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। भारतीय संस्कृति धरोहर की विशेषता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म प्राण संस्कृति, समन्वयवादी संस्कृति, कर्ण प्रधान संस्कृति, या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। कौन सी साहित्यिक धरोहर नहीं है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, स्मारक जो है वो आपकी साहित्यिक धरोहर नहीं है। सामाजिक व्यवस्था शक्ति पर आधारित होती है। शक्ति का तात्पर्य उस अवसर से है जिसको एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति किसी सामूहिक क्रिया में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस क्रिया में भाग लेने वाले दूसरे व्यक्तियों द्वारा विरोध करने पर भी प्राप्त कर लेते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन है आपका मैक्स वेबर का। चार्ल्स पी ल्यूमिस के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के मूल तत्व कौन से हैं आपके, विश्वास तथा ज्ञान, आदर्श और नियम, आवश्यकताएं तथा लक्ष्य, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। पर्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक तत्व को किससे का उल्लेख किया है आपका, तो
नातेदारी व्यवस्था का, शक्ति धर्म तथा मूल्य का, सामाजिक स्तरीकरण का, इन सभी का उल्लेख किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 131 देखिए, सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा किस कार्य को करती है? तो संस्कृत का हस्तांतरण करना, समाज सम्मत व्यवहार प्रतिमान प्रदान करना, मूल्यों का संप्रेषण करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। सामाजिक समरसता की आवश्यकता है, क्या है आवश्यकता? तो राष्ट्रीय विकास के लिए, आर्थिक भेद को समाप्त करने के लिए, कर्तव्य भावना जागृत करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, सामाजिक समरसता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो विश्व बंधुत्ववाद नहीं है। सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने में कौन सी पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया उपयोगी है आपकी? तो विचार गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, विद्वानों के व्याख्यान, ये सभी उपयोगी हैं। सर्वोत्तम पाठ्यक्रम तथा सर्वांगीण विषय वस्तु भी निर्जीव है जब तक कि उसके लिए उचित शिक्षकों एवं उचित शिक्षण विधियों की व्यवस्था ना हो। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके मुदालियर आयोग ने कहा था। सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने में किसकी अहम भूमिका होती है? तो पाठ्यक्रम की, शिक्षण अधिगम की, या फिर विद्यालयीकरण की। तो इन सभी की होती है। 137 देखिए, विद्यालय में सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए कौन सा कार्य विशेष महत्व नहीं रखता है आपका? तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय की शानदार बिल्डिंग का निर्माण करना ये महत्व नहीं रखता है। राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित हो। ये कथन किसका है बताओ? तो ये कथन है आपका हुमायूं कबीर का है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। ये किसका कथन है आपका? तो राधा कृष्णन का है। राधा कैसे याद रखोगे? तो इन्होंने बताया कि सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है, और राधा और कृष्णन के बीच में, राधा और कृष्ण के बीच में क्या था? क्या था? राधा और कृष्ण के बीच का जो अस्तित्व था उनमें क्या था? घनिष्ठ संबंध था राधा कृष्ण के बीच। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हो। राष्ट्रीय एकता एक छेनी, हथौड़े, ईंट व पत्थर से नहीं लिया जा सकता। इसका जन्म तो व्यक्तियों के हृदय और मस्तिष्क में सनह सनह अर्थात धीरे धीरे होता रहता है, जिसका केवल एक साधन है और वह है शिक्षा। ये किसका कथन है आपका? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। जैसे अब महात्मा गांधी का कथन है, जैसे कैसे याद रखोगे? जैसे आदमी क्या करता है, जब बहुत किसी इंसान के पास रुपए होते हैं तो वो सनह सनह खर्च करता है, अर्थात धीरे धीरे खर्चा करता है। तो वैसे ही और रुपए में क्या बने होते हैं? महात्मा गांधी जी बने होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 141 देखो, राष्ट्रीय एकता अपने में राष्ट्रीय भविष्य में विश्वास, उन्नत जीवन मूल्यों एवं कर्तव्यों की भावना, स्वच्छ प्रशासन का विश्वास और पारस्परिक सद्भाव सम्मिलित किए हुए है। ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन है आपका कोठारी आयोग का। किसका है? कोठारी आयोग का है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है आपको। तो श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय एकता की समस्या पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1961 में आयोजित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रमुख बाधा क्या थी? तो जातिवाद, राजनीतिक दल, आर्थिक विषमता, ये सभी सही है। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1962 में क्या कहा गया था? ये नहीं बताना है आपको, क्या नहीं कहा गया था ये बताना है। तो माध्यमिक शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया जाए, ये नहीं कहा गया था। तो कहा क्या गया था कि शिक्षा द्वारा छात्रों की भारतीयता की भावना पैदा करनी, ये कहा गया था। पाठ्य पुस्तकों को रचना राष्ट्रीय दृष्टिकोण से की जाए, ये भी कहा गया था। सभी विद्यालयों का कार्य राष्ट्रगान से प्रारंभ किया जाए, ये कब कहा गया था? तो राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1962 में कहा गया था। भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है तो आंतरिक सुरक्षा के लिए भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी है, आर्थिक विकास के लिए भी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन सभी के लिए। किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका ओटावे का। क्यूबर के अनुसार कौन सा संस्कृत का तत्व नहीं है? तो धर्म जो है वो संस्कृत का तत्व नहीं है। कलाएं, ज्ञान और भाषा है। संस्कृत की विशेषताएं हैं, क्या है कि संस्कृत अर्जित गुण है, ये है। संस्कृत के प्रतिमान भौतिक और अभौतिक दोनों ही होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत वैयक्तिक नहीं सामाजिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रयुक्त सभी। संस्कृति हस्तांतरण का कौन सा अनौपचारिक साधन नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शैक्षिक शिक्षा संस्थाएं जो हैं वो अनौपचारिक साधन नहीं है, तो ये क्या है? औपचारिक साधन है। तो अब देखो, संस्कृति की प्रवाहिका के रूप में शिक्षा का कार्य क्या है? तो व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का निर्माण और मानवीय मूल्यों का विकास, ये सभी एकदम से हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष होने के साथ अधर्मी होना
अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरन इसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का। धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या विशेषता होती है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या विशेषता होती है? सबसे पहला कि राज्य किसी धर्म पर आधारित नहीं होता, राज्य द्वारा किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, राज्य द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भारत ना तो धार्मिक है, ना अधार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी है। ये धार्मिक मतवादों और कार्यों से पूरी तरह पृथक है और इस प्रकार धार्मिक विषयों में तटस्थ क्या है? तो ये किसने कहा था? ये कथन है आपका वेंकटरमन का। ठीक है, उसके बाद में देखो, वह धर्मनिरपेक्षता जो किसी भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र की महानता की कसौटी है, भारतीय राज्य ने अपने संविधान के सुनहरों पृष्ठों पर सुगंधित एवं चमकीले अक्षरों में अंकित की है और भारत ने उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का भरसक प्रयास किया है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नव सामाजिक व्यवस्था के धर्मनिरपेक्ष आदर्श का लक्षण क्या है? तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करता, राज्य किसी धर्म विशेष के अनुयायी को वरीयता नहीं देता। उपर्युक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को और क्या कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नव सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का मुख्य तत्व क्या है? सामाजिक न्याय की प्रस्तावना, मानव संसाधन विकास, सीमांत हाशिए पर समूहों का विकास, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। मुझे शिक्षित माताएं दो, मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा। ये कथन किसका था? तो ये कथन था नेपोलियन का। नव समाजवादी व्यवस्था में प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो साक्षर बनाना, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच में जागरूकता करना, नागरिक की शिक्षा देना, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत आपका राष्ट्र की कुशल जनशक्ति का विकास, राष्ट्रीय का सकल राष्ट्रीय लाभ और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या है? तो आर्थिक विकास का लक्ष्य है आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, बेरोजगारी को दूर करना और ऑप्शन सी है आपका प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 163। आर्थिक विकास का कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है? तो सरकार तथा स्वरूप ये आपका निर्धारक तत्व नहीं है। शिक्षा कार्य कुशलता का प्रमुख स्रोत और प्रशिक्षण का मौलिक अधिकार हो गई है। वास्तव में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह व्यक्ति के आर्थिक उपयोगिता उत्पन्न करे। तो ये कथन किसका है? तो BC तिलक का है। भारत में कौन सा आर्थिक व्यवस्था है? भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था है? तो भारत में आपकी मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है ना। राष्ट्र कल्याण और समाज कल्याण के लिए शिक्षा का कार्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता के प्रति आस्था प्रदान करना, सामाजिक न्याय के प्रति आस्था प्रदान करना, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था प्रदान करना, ये सभी एकदम सही हो जाएंगे। विद्यालयी पाठ्यक्रम में किस केंद्रित तत्व की संकल्पना की गई है? तो राष्ट्रीय अस्मिता तथा राष्ट्रीय चरित्र का संवर्धन, भारत की सामाजिक संस्कृति का विरासत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अभिवृद्धि और इन तीनों की ही क्या की गई है? संकल्पना की गई है। राष्ट्र कल्याण और समाज कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा द्वारा राष्ट्र की संस्कृति का व्यापक परिचय दिया जाए, सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों से अवगत कराया जाए, राष्ट्र के आर्थिक परिदृश्य की जानकारी दी जाए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी कार्य किए जाएं। किसके द्वारा? राष्ट्र कल्याण और समाज कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा द्वारा ये सभी कार्य किए जाए। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं आपके? श्रृंखला सिद्धांत, प्रावैधिक सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख तत्व क्या हैं आपके? तो विकासात्मक परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, लहरदार परिवर्तन, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के बाधक कारक कौन है आपके? तो नवीनता का भय, निहित स्वार्थ, सांस्कृतिक जड़ता, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। शिक्षा एक सशक्त तंत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक नियंत्रण, है ना। सामाजिक संरचना और उनके कार्यों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये कथन किसका है आपका? तो किंग्सले डेविस का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 175 देखिए जरा।
सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक व्यवहार के तरीकों से पहले से भिन्नता आ जाने का नाम ही सामाजिक परिवर्तन है। ये कथन किसका था? तो मैकाइवर एवं पेज का था। ठीक, जब आप पेज पलटोगे तो क्या होगा भाई? चेंज हो जाएगा चैप्टर, और उस चैप्टर में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा, भिन्नताएं आ जाएंगी। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हो। सामाजिक परिवर्तन को कारकों के दो वर्गों के मध्य होने वाली परस्पर अंतःक्रिया माना गया है। किसके द्वारा? तो ओटावे के द्वारा माना गया है। अब ये कैसे याद रखोगे? तो दो वर्गों के मध्य होने वाली परस्पर अंतःक्रिया को माना गया है सामाजिक परिवर्तन के कारक, है ना। तो कैसे याद रखोगे ओटावे को? भाई आटा जब आप मारते हो तो दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, पहला तो आटा और दूसरा पानी। ठीक, तो क्या कहलाएगा ये? आटा को मारने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, यानी परस्पर जब पानी और आटा जब परस्पर क्रिया करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाता है भाई? ये दो वर्ग जब परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो आटा परिवर्तित हो जाता है आपका किसमें? रोटी और पराठे और पूड़ियों में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओटावे। सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, ये किसने कहा था आपका? तो डॉसन तथा गिट्स ने कहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है, इसको स्टार मार्क कर लो, हमें इसके बाद वाले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, इसको एक बार देख लेंगे ज़रा सा। सामाजिक परिवर्तन का रूप कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविकीय। ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन का रूप नहीं है। बाकी विकासात्मक, चक्रीय और लहरदार ये सब हैं। ठीक, सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व कौन सा नहीं होता है? तो कानून जो है वो बाधक तत्व नहीं होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषता क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी राज्य, ये सभी मौलिक कर्तव्यों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A तक किया गया। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, प्रजाति या भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल तत्व जोड़े गए थे? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, भ्रातृत्व व न्याय या फिर स्वतंत्रता व समानता। तो 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो प्रस्तावना में इनके द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मूल्य हैं स्वतंत्रता, न्याय, समानता, ये सभी हैं। कौन सा राष्ट्रीय मूल्य नहीं है? तो आपका जो है विश्व शांति, ये आपका राष्ट्रीय मूल्य नहीं है। संविधान में न्याय का कौन सा रूप बताया गया? तो न्याय को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये सारे ही रूप बताए गए हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 187, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा देश के नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपराध की दोष सिद्धि विषयक संरक्षण की स्वतंत्रता, बंदीकरण और विरोध से संरक्षण की स्वतंत्रता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मैं अधिकारपूर्वक कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकवाद नहीं है। इसका अर्थ है कि हम सभी मतों और धर्मों का आदर करते हैं। हमारा राज्य किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर राधा कृष्णन ने। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395। संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है? तो किससे है? अनिवार्य, निःशुल्क तथा सार्वभौमिक शिक्षा से है। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया था? 1950 में रखा गया था। संविधान के मूल आदर्श कौन से हैं आपके? स्वतंत्रता व समानता, न्याय, बंधुत्व, ये सभी हैं। न्याय को बांटा जा सकता है, किसमें बांटा जा सकता है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन सभी में बांटा जा सकता है। संविधान के निर्देशात्मक सिद्धांत या तत्व के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व तथा सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व, न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र और प्राचीन स्मारकों की रक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी तत्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित तत्व में सम्मिलित किया जाता है तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को, जियो और जीने दो की भावना को, या फिर ये सभी, या फिर ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा आपका। प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार माना गया धारा 28 में, 29(1) में, 15 में, या फिर 21(a) में।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है, फिर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 198 क्या कह रहा है कि भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है वो केंद्र तथा राज्य दोनों का है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं हैं केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा बालिका विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। वंचित वर्ग के प्रकार हैं। वंचित वर्ग के प्रकार कौन है? सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित वर्ग, आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख सुझाव क्या हैं आपके? महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु शिक्षा, संस्कृति अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। सामाजिक दृष्टि से वंचित लोगों की संख्या थी तो ब्रिटिश काल में थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक राष्ट्रों की समस्या एवं शिक्षा में योगदान करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ, मानव अधिकार आयोग और यूनेस्को, ये सभी करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंचित वर्ग की शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएं हैं। तो माता पिता तथा अभिभावक का गरीब होना, माता पिता तथा अभिभावक का निरक्षर होना, विद्यालयों में रुचिपूर्ण ढंग से ना पढ़ना, ये सभी हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को निर्धारित किया जाता है तो जाति के आधार पर, प्रादेशिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर इन सभी पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन सभी पर। शिक्षा के समान अवसरों का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के समान अवसरों का प्रावधान किसमें किया गया है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में किया गया है। देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग को निर्धारित किया जाता है तो जाति के आधार पर, प्रादेशिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन सभी के आधार पर किया जाता है। उसके बाद में देखिए करेक्ट आंसर क्या पूछा गया, वंचित वर्ग कमजोर है किस दृष्टि से? तो आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों दृष्टि से कमजोर होता है। सर्व शिक्षा अभियान योजना चल रही है, किस स्तर पर चल रही है? तो ये प्राथमिक स्तर पर चल रही है। वंचित वर्गों हेतु बालक स्थापित किए गए तो वंचित वर्ग हेतु विद्यालय स्थापित किए गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 210 देखिए जरा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, क्या आता है आपका? तो मौलिक अधिकार आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है ना। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया है? संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रस्तावना। राष्ट्रीय ध्वज नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? 40 से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। देखो पंचायत जब लिखोगे तो पहले क्या बनाओगे? पा, यानी कि पहले बनाओगे 4, ठीक। और जो कैसे बनाओगे? पंचायत जब ग्राम पंचायत लिखोगे तो पहले पा बनाओगे ना, तो यानी 4। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। और जो ग्राम होते हैं, गाँव होते हैं, वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर लोगों के अंदर जो कूटनीति होती है वो 0 के बराबर होती है, ऐसे याद रख लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया है? तो मुफ्त कानूनी सलाह, ये किसके बाद जोड़ा गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद जोड़ा गया। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत का संविधान में सुनिश्चित किया गया। यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसने प्रतिस्थापित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्थापित है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? तो MN राय ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं? तो HC मुखर्जी। भारत का संविधान सभा द्वारा कि कौन से उसमें अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? तो याद रखना, भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल 15 महिला सदस्य थी।
संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद, और स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लगा करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 222 है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे आपके? तो कौन थे आपके? एन माधव राव। उसके बाद में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती। यह कथन किसका है आपका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। कौन सी समानता? तो विचार और अभिव्यक्ति की समानता का वचन देता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। वर्ष 1946 को आंतरिक सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है आपका? तो कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ? देखो 1,17,369 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। भारत का संविधान लिखा गया था कब? कितने दिनों में? तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। भारत संविधान को माना गया, क्या माना गया है? तो क्या माना गया? रूप विधान में संघीय भावना में एकात्मक माना गया। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह एक लिखित संविधान है? ठीक है, ये तो बात सही है। यह अनुमेय है, यानी इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य यानी कि कुछ भाग के रूप में, यह मूल संरचना में संशोधन नहीं भी किया जा सकता है, ये भी सही है। यह एकल है, एकल का मतलब होता है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है ना। तो इसे राज्य के राज्यपाल यानी संसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो ये सभी जो हैं वो क्वालिटी किसकी हैं, विशेषताएं किसकी हैं? भारतीय संविधान के। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 प्रथम राज्य कौन से हैं आपके? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पंचायती राज की पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो नागौर जिले में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 233 देखिए, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है अभी? तो नागालैंड में नहीं है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया था। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की है। किस ग्राम संचालन द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3 यानी 2/3 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सहकारी संस्था है ये, है ना। देखो क्या पूछा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्राम सहकारी संस्था जो है वो पंचायती राज संस्था नहीं है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और न्याय पंचायत ये है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दिन को मनाया जाता है। यह संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को जारी होने का प्रतीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24 अप्रैल। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के आरंभ के लिए मंच स्थापित किया है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो किसने कहा है? रजनी कोठारी ने कहा है। किसने भारत में जिला कलेक्टर पद का सृजन किया है? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो न तो 23 में, न 33, न 45, इनमें से कोई नहीं होगा। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो पंचायती राज में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो होते हैं वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी आपकी? तो फातिमा बीबी थी, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो किसने की थी? जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने की थी। किसने की थी? जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने। नवसृजित उच्च न्यायालय है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट। पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है आपका? तो तहसीलदार करता है। 249 है आपका। भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए
कौन जिम्मेदार होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पटवारी। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा किए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यहाँ से हो गए आपके 250 प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद वाले अभी हम आपको एक सेशन करवाएंगे, उसमें फिर से हम आपको 250 क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद जो सेशन करवाएंगे उसमें क्वेश्चन तो 200 होंगे, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए कि जिन बच्चों ने अभी तक प्ले स्टोर से पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया, आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिए, पासवर्ड भी बढ़िया से बना करके सेव कर लीजिएगा, है ना, कहीं लिख लीजिएगा। और उसके बाद में आपको कोर्स के सेक्शन में जाना है। कोर्स के सेक्शन में जा करके आपको शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, वहाँ पर 500 आपको वन लीनर पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इफ़ यू वांट। अभी तक वो PDF आपकी 100 रुपये की थी, लेकिन अब महासेल के ऑफर में उसको 70% ऑफ पे कर दिया गया, यानी मात्र 30 रुपये खर्च करने हैं आपको और वो PDF आपको मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उससे भी पढ़ाई कर लें तो आपके लिए ऐप में वो अवेलेबल है, आप वहाँ से उससे भी पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी के लिए कंटेंट आपको अभी हम तो देखो 250 क्वेश्चंस देंगे, फिर उसके बाद में 250 क्वेश्चंस के बाद में हम आपको 200 क्वेश्चंस देंगे और कुछ फैक्ट्स बेस्ड पॉइंट भी कहेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग फॉर गिविंग देयर एग्जाम, है ना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। फटाफट से लिख दो अपनों के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।